नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247 नाउ। रिसेंटली ये रिपोर्ट सामने आई है ऑक्सफैम की कि ब्रिटेन ने जो एक्चुअल वेल्थ लूटी थी भारत से, इसका जो रियल नंबर है ये 64 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़रा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ऑक्सफैम की टेकर्स नॉट मेकर्स रिपोर्ट में ये बताया गया कि ब्रिटेन ने एक्सट्रैक्ट किए थे 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कलोनियलिज्म। इससे देखिए ना सिर्फ यूके की जो रिच एलीट है, जो यहाँ पे टॉप 10% लोग थे, उनका फायदा हुआ, साथ ही साथ यूके की मिडिल क्लास को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। आपने एक बात नोट करी होगी, यूके में काफ़ी बार लोग ये क्लेम करते हैं कि देखिए यूके में जो भी पैसा इन्होंने इंडिया से लूट के कमाया था वो तो टॉप 1% 2% के पास गया था, मिडिल क्लास को वो पैसा नहीं गया था। बट इन रियलिटी अब ऑक्सफैम और अगेन ऑक्सफैम यूके का ही एक बहुत ही फेमस एनजीओ है, तो ऑक्सफैम ओपनली यहां पर कह रहा है कि ना सिर्फ यूके के जो टॉप रिचेस्ट लोग थे, साथ ही साथ यूके के मिडिल क्लास में भी ये धन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, जिससे कई जनरेशन्स तक यूके में खुशहाली आई, यहाँ पर तरक्की थी और इंडिया में लोग बुरी तरीके से पावर्टी से मरे। और एक बात नोट करने वाली ये भी है कि यूके के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ऑटोमेटिकली ये बात एज्यूम कर ली है कि इंडिया ने माफ़ कर दिया है इनको कलोनियलिज्म के लिए। रिसेंटली आपको पता होगा कोल्ड प्ले ठंडा खेल नाम का यूके का म्यूज़िक बैंड है, वो इंडिया में आया था। मैंने आज तक कोल्ड प्ले का एक वो जो गाना है हिम फॉर द वीकेंड, उसके अलावा कोई गाना सुना नहीं है, बट अचानक से पूरे इंडिया में लोग कोल्ड प्ले के फ़ैन बन गए, जैसे बचपन से उनके गाने सुन रहे थे। सब लोग यहाँ पर स्टेडियम में इकट्ठा हो गए और वहाँ पर क्रिस मार्टिन जो लीड सिंगर हैं कोल्ड प्ले के, इन्होंने एक बात बोली। इन्होंने ये कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है इंडिया में आके, कितने अच्छे लोग हो, और ये भी जान के अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने हमको माफ़ कर दिया कॉलोनियलिज्म के लिए, कि जो भी हमने बुरे काम किए थे उसके लिए आपने हमको माफ़ कर दिया और हम दोस्त हैं। ये जो क्लिप है देखिए। We couldn't ask for a better audience to play to, so thank you for coming today, everybody. It's amazing to us that you welcome us, even though we are from Great Britain. Thank you for forgiving us for all of the bad things. थैंक यू फॉर फॉरगिविंग अस फॉर ऑल द बैड थिंग्स। ना सिर्फ जो पैसा लूटा है, जो जलियांवाला बाग हुआ, जो और कई हीनियस क्राइम्स ब्रिटेन ने किए थे इंडिया में, बंगाल में जो लोगों को भूख से मार दिया, चर्चिल की जो पॉलिसीज थी अगेंस्ट इंडिया, इंडियंस को जिस तरीके से बांटा गया, पूरा सब कॉन्टिनेंट बांट दिया, उसके बाद जो रॉयट्स हुए, आई मीन ऑल टुगेदर ये कह रहे हैं जो भी चीज़ें हुई थी ना, बैड थिंग्स हुई थी, थैंक यू हमें माफ़ करने के लिए। अब अगेन देखिए, डिपेंड करता है यहाँ पे। मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूँगा आप लोगों से कमेंट सेक्शन में, क्या जेन्युइनली आप लोग मानते हैं कि इंडिया की मेजॉरिटी ने यूके को माफ़ कर दिया है, कि जो भी यूके ने किया था उस वक्त वी हैव फॉरगिवन देम? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे छोटी सी ये आ जाती है, यूके ने आज तक सॉरी मांगा नहीं है। एक छोटी सी यहाँ पे बात हमको ऐड करनी पड़ेगी, क्या यूके के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में आकर जलियांवाला बाग के लिए अपोलोजाइज किया है, माफ़ी मांगी है? इसका आंसर है नहीं। क्या किसी यूके के पीएम ने इंडिया में आके माफ़ी मांगी है कि देखिए हमने बहुत सारे आपके लोग मार दिए थे और हमने यहाँ पे बहुत अत्याचार किया, हमें माफ़ कर दीजिए? कभी इन्होंने ऐसी कभी माफ़ी मांगी ही नहीं। तो क्या हम अब इतने ज़रा बड़े दिल के हो चुके हैं कि कोई माफ़ी मांगे भी ना उससे पहले ही हम उसको माफ़ कर दें? क्योंकि यूके की तो देखिए सिंपल पॉलिसी है, माफ़ी नहीं मांगेंगे। कॉमनवेल्थ ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, यूके ने ग्रुप बना रखा है उन कंट्रीज़ का जो एक टाइम पर यूके के अंडर एक कॉलोनी थी। इस ग्रुप का पार्ट रह के भी अजीब सा ही लगता है, मगर चल रहा है एक सिस्टम लंबे समय से, तो कोई इसको चेंज करता नहीं है। इसमें पाकिस्तान, इंडिया समेत कई देश जो एक टाइम पर यूके की कॉलोनी थी, सब थे। नाउ यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि यूके की अलग-अलग टाइप की कॉलोनीज़ थी। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलियंस पर देखिए ब्रिटिशर्स ने वो अत्याचार नहीं किए जो इंडियंस पे किए थे। यूके ने लिटरली ऑस्ट्रेलिया को बसाया है। जो भी वहाँ पे आप कह लीजिए उनके चोर चकारे, जो भी क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उनको डिपोर्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया में मास स्केल पर। और ये ऑस्ट्रेलिया की मेन स्टार्टिंग पॉपुलेशन थी। बाकी और लोग भी आए ऑस्ट्रेलिया में, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बसाया। यूएसए को भी आप कह लीजिए काफ़ी हद तक यूके ने बसाया है। वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स हुई थी, सिविल वॉर हुई थी, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ टैक्सेस, अदर रीजंस थे। मगर कई देश थे जहाँ पर यूके ने लिटरली स्लेवरी चलाई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत है, पाकिस्तान तो खैर उस वक्त था नहीं, बट पाकिस्तान का जो मॉडर्न डे आज के समय रीजन है ये भी, उसके अलावा म्यांमार में, कई और अफ्रीका के देशों में, जब काफ़ी बार यूके से पूछा जाता है कि देखिए कम से कम स्लेवरी के लिए तो माफ़ी मांग लो, ये तो आपने किया था, कहते हैं नो, नो अपोलॉजी, माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं। चाहे ऋषि सुनाक हो, कियर स्टारमर हो, ये कहीं से भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। ये तो मैं स्लेवरी की बात कर रहा हूँ जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ब्रिटिश एम्पायर में हुई थी।
अब इस सब के अलावा अगर हम जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करें, तो ये इसकी वजह से देखिए कितने लोगों ने सफ़र किया। आपने रिसेंटली जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर जो मूवी आई थी उधम सिंह, वो भी देखी होगी। इतने ज़्यादा क्रूअल इंसिडेंट के बाद भी ना, ब्रिटेन आज तक भारत से सॉरी नहीं बोल पाया। जबकि एक छोटा शब्द है, ब्रिटेन ऐसा नहीं है कि रातों-रात कुछ बदल जाएगा। इंडिया ये भी नहीं कह रहा। इंडिया के मुँह से आज के समय आप देखोगे भारत सरकार ने ये भी नहीं कहा कि 64-65 ट्रिलियन डॉलर छोड़ो, 10 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर हमने कुछ माँगा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने यूके से कुछ माँगा ही नहीं है। इन लोगों ने ना सॉरी तक नहीं बोला कि हमने आपके जो निहत्थे लोग मार दिए थे ना, इसके लिए सॉरी। तो अगेन देखिए, कूल बनने के लिए मैंने देखा है हमारे देश में लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं, बस मैं कूल दिख जाऊँ कैसे भी। और इसलिए देखिए, ऑक्सफैम की जो ये रिपोर्ट्स आती है ना सामने, इससे पहले भी आ रखी हैं ये रिपोर्ट्स। आपको याद होगा इससे पहले 45 ट्रिलियन डॉलर का ये एक अमाउंट था, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अब इस बार नई रिपोर्ट आ गई है। इसमें बताया जा रहा है कि द मनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिया बाय द यूके, जो 100 साल की कॉलोनिज़्म हुई थी बिटवीन 1765 टू 1900, ये अगेन जो हम 1947 की बात भी नहीं कर रहे, तो जो एक्चुअल अमाउंट है मोस्ट प्रोबेबली 64.82 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर का है। ये जो पैसा इंडियन इकोनॉमी से निकालकर यूके की इकोनॉमी में पंप कर दिया गया था ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये नंबर सामने आ गया, मगर इसका होगा क्या? मैं आपको बता दूं, कल के कल कोई यूके की कोई और आर्टिस्ट, केटी पेरी या फिर कोई और वहां पे बड़ा सिंगर ये अनाउंस कर देगा जी हम इंडिया में आ रहे हैं, टूर करेंगे। लोग पैसा देंगे, लाखों रुपए, 2 3 4 लाख रुपए देकर वीआईपी सीट में बैठ जाएंगे। वहां पे सिंगर बोल देगा कि थैंक यू मैं माफ करने के लिए। इंडियंस कहेंगे हाँ ठीक है माफ कर दिया, बस गाना गाते रहो बस। तो अगेन देखिए, ये जो अमाउंट है डजेंट रियली मीन एनीथिंग जब तक हम इस पे कोई एक्शन नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए जर्मनी ने ज्यूज के साथ बहुत अत्याचार किया था, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ब्रिटेन ने इंडिया पे बहुत अत्याचार किया था, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। जर्मनी ने ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए हैं इजराइल जैसी छोटी आबादी वाले देश को। अभी रिसेंटली ना जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था इजराइल पर, जर्मनी ने फिर से हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स को पैसा दिया है, क्योंकि जर्मनी को लगा कि वो मेंटली ट्रॉमेटाइज हो गए होंगे। अभी भी आप अगर देखो तो मिलियंस ऑफ डॉलर जर्मनी की तरफ से जाते हैं इजराइल को, और जर्मनी बार बार माफी भी मांगता है कि जो हमने किया था वो बहुत ज़्यादा गलत था। अब मैं कहता हूँ देखिए, अब इज़राइल एक अलग ही कंट्री है, वो हमें साफ दिखता है जिस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस है यूएसए पर, जिस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं जब इन पे अटैक होता है। हम लोग इज़राइल नहीं है इन एनी वे शेप और फॉर्म। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि चलो पैसा ना निकालना, पैसा में तो खैर अब दिक्कत यहाँ पर यही है कि हम कितना पैसा मांगे यूके से। जो ये अमाउंट है 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स, इतना इंडिया की नॉमिनल जीडीपी का नहीं है। मैं कहता हूँ पीपीपी जो जीडीपी है उतना नहीं है, ना यूके की जीडीपी का है। इतना पैसा तो खैर यूके नहीं दे पाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर हम यूके से आज के समय 64 बिलियन डॉलर भी मांग लेना, तब भी यूके कहेगा नहीं नहीं ये तो बहुत सारा पैसा है, कैसे हम दे पाएंगे 64 बिलियन डॉलर, ये तो हमारा डिफेंस बजट के आसपास का पैसा हो गया। तो पैसा तो मुझे लगता नहीं है कि अब जाके मिलेगा, इतना लंबा समय बीत चुका है। मगर एटलीस्ट मैं कहूँगा एज ए नेशन, एज ए यूनाइटेड नेशन, हम सिविलाइज तरीके से यूके को ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट दिखाइए यहाँ पर। एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो कि जो तुमने किया था वो गलत था, ताकि हम आगे बढ़ पाएं। यूके इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। अब तो खैर कम हो गया है, यूके से कई मिलियनियर्स भाग रहे हैं, मगर ओवरऑल इंडिया यूके के रिलेशंस ठीक ठाक हैं आप कह सकते हैं। तो ये रिलेशंस और ज़रा बढ़िया हो सकते हैं अगर यूके सिंपली अपोलोजाइज कर ले। बाकी देखिए, ये जो अमाउंट है ना 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स का, ये इंडियंस के लिए एक रिमाइंडर है। जो ये इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है टेकर्स नॉट मेकर्स की, ये अमाउंट हमको रिमाइंड करवाएगा हमेशा कि जब जब हम बटे हैं आपस में, जब जब हम इकट्ठा होकर एक एक्सटर्नल थ्रेट के सामने खड़े नहीं हुए ना, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। जनरेशंस का पैसा हमारे हाथ से निकल गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप धरती को देखो ना, और जिन कंट्रीज को बुरी तरीके से रेसिज्म के साथ एक कॉलोनी बनाया गया था, अगेन मैं कहूँगा देखिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी यूके की कॉलोनी थी, मगर यूके ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को बिल्ड किया था। यहाँ के लोगों को भूखा नहीं मारा था। ऑस्ट्रेलिया के जो गोरे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उन पर जलियांवाला बाग कांड जैसा अत्याचार यहाँ पे नहीं हुए थे। तो अगर हम देखें कि रेसिज्म के साथ जिन कंट्रीज को दबाया गया लंबे समय तक कॉलोनियलिज्म से, वो कंट्रीज प्रॉपर्ली उठ नहीं पाए हैं। इंडिया एक अलग ही आपको एग्जांपल दिखेगा कि एक ऐसा कंट्री है जो अपने कॉलोनाइजर से
नॉमिनल जीडीपी के मामले में आगे निकल चुका है, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर बन चुका है। नहीं तो आप अफ्रीका देख लीजिए, कॉलोनियलिज्म ने अफ्रीका को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉयड दिस होल कॉन्टिनेंट। आप फिलीपींस को देख लीजिए, एक आसियान देश है, इंडोनेशिया को देख लीजिए, ये कंट्री कभी उभर पाए हैं, अपनी पीक पर पहुंच पाए हैं? नहीं पहुंच पाए। लोग कहते रहे जापान पर देखिए, हिरोशिमा नागासाकी का, एक बार को ना एक शहर को डिस्ट्रॉय कर देना या दो शहरों को डिस्ट्रॉय कर देना वो अलग बात है, मगर पूरे एक कंट्री को आप गुलाम बना दो, उनकी जो इकोनॉमी है डिस्ट्रॉय कर दो, उनके कमाई का जो जरिया था वो आप डिस्ट्रॉय कर दो, उनको गरीबी में आप धकेल दो, एक बड़ी पॉपुलेशन को आप भूख से मार दो। दैट इज डेवास्टेटिंग। उससे उभरने में देखिए कई सदियां लग जाती हैं, एंड वी शुड ऑल बी प्राउड कि आज के समय ये जो बहुत ही सुंदर पीस ऑफ लैंड है दैट वी कॉल आर कंट्री इंडिया, ये बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, कमियां हैं, मानता हूं, बट जो हमारे साथ हुआ था ना, उसको कंपेयर करोगे बाकी कंट्रीज के साथ, वो सब चीजें देखकर वी आर डूइंग वेल, और फ्यूचर में देखिए तरक्की करेंगे हम। जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स लोगों को लगती हैं कि यार ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको इंप्रूव ही करेंगे, एंड वी विल मेक इंडिया ए बेटर प्लेस। बाकी घूम फिर के बाद यही आती है, क्रिस मार्टिन ने जो बोला, मैं अगेन वो भी नहीं कहूंगा कि गलत है, बट एट द सेम टाइम ये भी बोलना पड़ेगा कि हम लोग फॉरगिव तो कर ले, मगर माफी तो मांग लो। और ऑक्सफैम इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में ना वही बात बोली गई है जो ऑलरेडी हमको काफी हद तक पता है, कि जो ये पैसा लूटा गया इंडिया से, इसका इम्पैक्ट हम आज भी फेस कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ ओवरऑल बहुत पुअर है, यहाँ पर पगारें कम हैं, डेवलपमेंट बहुत कम हुई है, कई इलाके हैं वहाँ पर एजुकेशन बहुत कम है, तरक्की वहाँ पे ना के बराबर हुई है, क्योंकि टाइम लगता है। देखिए, आप 200 साल के नुकसान को ये कह दो कि झट से बस 70 ईयर्स में सब कुछ ठीक कर दो, इट विल टेक टाइम। इंडिया काफ़ी हद तक हील कर चुका है, इट विल टेक अस मोर टाइम टू हील मोर। तो अगेन ये टॉपिक अभी न्यूज़ में रहेगा। आई होप कि इंडिया प्रॉपरली एक इनिशिएटिव लॉन्च करे यूके के साथ कि आप अपोलोजाइज करिए। रिलेशंस आगे तब तक बढ़ेंगे नहीं जब तक आप अपोलोजाइज करते नहीं है। मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं है कि वैसे ये होगा, बट दिस इज अ विशुअल थिंकिंग। खैर, फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, वो कौन से मुगल एम्परर थे जिनके अंडर पहली बार एक ब्रिटिशर मुगल कोड में अंडर आया था टू सिक्योर रॉयल पैट्रोनेज? ये आप कह लीजिए इंडियन हिस्ट्री में डिफाइनिंग मोमेंट था। यहाँ से आप कह लीजिए ब्रिटिशर्स को एक पास मिल गया था इंडिया में एंट्री करने का, और उसके बाद ट्रेड करना इन्होंने शुरू किया, और वो ट्रेड कर करके कहाँ पहुंच गए वो आप सबको पता है। बताइए कौन से मुगल एम्परर थे जब पहली बार एक ब्रिटिशर्स ने सिक्योर कर ली थी रॉयल पैट्रोनेज? विलियम हॉकिंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये 1608 में हुआ था, बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल इंसिडेंट है ये। बताइए कौन थे वहाँ पे मुगल एम्परर? ये हैं आपकी ऑप्शंस, अकबर, औरंगजेब, बाबर या फिर जहांगीर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट कर दे दूंगा मैं हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, कई लोग पूछते हैं काफी बार कि मैं कौन सा स्किल सेट अक्वायर करूं, मुझे अपने करियर में तरक्की करनी है, ज्यादा कमाना है, एक्चुअली कमाना शुरू करना है, ग्रेजुएशन कर ली है, अभी तक लाइफ में कुछ कमा नहीं पाया, पहली जॉब स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड आई डू? कंपटीशन बहुत है जॉब मार्केट में। आप कहीं भी गूगल सर्च कर लीजिए। अगेन, ये कोई आर्टिकल, कोई एडवर्टीजमेंट का नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर स्किल सेट्स इन डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग। ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जहां पर जॉब्स ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिटिक्स, अगर लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, करियर जर्नी अपनी कहां से शुरू करूं, आई सजेस्ट आप डेटा एनालिटिक्स में एक करियर ट्राई करिए। ये एक ऐसी फील्ड है आज के समय जहां पर यूएस, यूरोप, जापान, दुनिया भर में लगातार जॉब्स बनती जा रही हैं। और करियर 247 इन पार्टनरशिप विद नेस्कॉम, नेस्कॉम जैसे आप लोग जानते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, ये भारत का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। हम आपके लिए लाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल इस कोर्स के बेसिस पे आपकी जॉब भी लग सकती है। कई लोग हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करके ऑलरेडी अपनी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, मोर देन 60-70। जो हमारा स्टार्टिंग का बैच था इट वाज अराउंड 85 स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली जॉब ऑफर मिल चुकी है, कईयों को 2 से 3 जॉब ऑफर्स आई हैं, और इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में लगातार आपके पास नौकरियां बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में। और एवरेज सीटीसी यहाँ पे रहता है 8 लाख रुपए साल के।
हाईएस्ट सीटीसी ऑफ कोर्स 32-33 लाख रुपए साल के भी जा सकते हैं। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप साथ साथ में कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करते हैं। जो टूल्स हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में ये आपके सामने है। एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, अमेजॉन वेब सर्विस, पावर बीआई, इन सब का आपको प्रॉपर मास्टर बना दिया जाएगा। यू विल लर्न ऑल दीज टूल्स। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्लास हो गई आपके सामने और आप देख रहे हो अच्छा ठीक है मैं डेटा एनालिस्ट बन गया। हम आपको प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे ताकि जो नॉलेज आपको आ रही है उसको यूज कैसे करना है वो भी आप सीख पाए। आप वर्ल्ड बैंक डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट होगा, इस पे काम करेंगे। वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट होगा, बाइक रेंटल डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट होगा, ताकि आप जेन्युइनली समझ पाएं कि किस तरीके से आपको अपना ज्ञान इस्तेमाल करना है एक एक्चुअल जॉब में। साथ ही साथ देखिए ये कोर्स परचेज करते ही 200 से भी ज्यादा स्किलिंग कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप घर बैठ के पाइथन, C++, गिटहब, वेरियस स्किलिंग कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। जितना ज्ञान आप जरा प्राप्त करेंगे, जितना अपने हुनर को आप निखारेंगे, इवेंचुअली उतना आप कमा सकते हैं, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा करियर है जिसके बारे में बिल्कुल आप लोग सोच सकते हैं। नंबर्स को लेकर इतना नर्वस नहीं होते आप। आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट थिंक यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस अगेन। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, चेंज योर लाइफ विद आवर डेटा एनालिटिक्स कोर्स, एनरोल नाउ। लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, नाम, ईमेल, नंबर, कॉलेज नेम अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे कर सकते हैं क्लिक। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी and you can start your journey as a data analytics aspirant. Good luck to all of you. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।